हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक चीज की बार बार डिमांड जो आप कर रहे थे, बार बार आप कह रहे थे कि सर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की शुरुआत कब से होगी, क्लास 12 की ज्योग्राफी कब से शुरुआत की जाएगी, एनसीईआरटी बेस्ड पूरी ज्योग्राफी की पढ़ाई कब आप कराएंगे। तो फाइनली द वेट इज ओवर। अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण विषय, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड, वन शॉट रिवीजन, सारी चीजें आप तक आने वाली हैं। क्या क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, इन सारे विषयों पर आज बात करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आपको एक विषय परिचय बताएंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हम कवर करने जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर देखने जा रहे हैं, इसकी कंप्लीट व्याख्या आज हम करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको पता है कि कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है पढ़ाई की हिंदी माध्यम में, और यहां पर आप किसी भी विषय को कितनी बार भी अलग अलग तरह के वीडियोस के साथ, कंसेप्ट वीडियोस और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज एनसीईआरटीज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए। इसी क्रम में हम आज शुरू करने जा रहे हैं भूगोल, जो कक्षा 12 की भूगोल है, और इसका जो एनसीईआरटी सिलेबस है पूरा, उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, दो भाग में लगभग पूरे भूगोल को विभाजित किया गया है। कोशिश यह की गई है कि एक सिद्धांतों की चर्चा कर ली जाए कि भूगोल में मानव भूगोल का सिद्धांत क्या है, उसके अलग अलग घटक कौन से हैं, जनसंख्या से लगाए और क्रियाओं को लेकर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाओं तक, इसके अलावा परिवहन तक। इसके अलावा जो दूसरा भाग है उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। तो हम कुल मिला जुला कर देखेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। अच्छा, कवर करने के क्या क्या पैटर्न रहेंगे, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो इसमें भाग है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें इकाइयां बनी हुई है और सबसे पहला अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफिस्ट के बारे में देखेंगे, जो भूगोल विज्ञान के जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जन्म दिया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल एक्चुअली है क्या, इनके बारे में भी देखेंगे कि कैसे मानव का, ह्यूमन का, पूरे जो इन्वायरमेंट है, जो पूरा हमारा पर्यावरण है, जो पूरी प्राकृतिक संपदा है, इनके साथ आपसी क्या सहयोग, सामंजस्य है, क्या एक दूसरे पर निर्भरता है, ये सारी चीजें हम मानव भूगोल में देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात है। दूसरे अध्याय में विश्व जनसंख्या, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व यानी कि डेंसिटी और वृद्धि, क्या इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, पूरी विश्व की जनसंख्या का पैटर्न क्या है, कैसे जनसंख्या का विभाजन किया जा रहा है, किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है, जलवायु का उसमें क्या कारण है, टेरेन का उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान है, किस तरह के जनसंख्या क्यों कहीं ज्यादा पाई जा रही है, कम पाई जा रही है, क्या इसके महत्वपूर्ण आयाम है, इस पर चर्चा करेंगे अध्याय 2 में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अध्याय 3 में विद्यार्थियों हम देखेंगे जनसंख्या संगठन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है जी। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब यह हो गया कि जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता क्या है, मतलब या उसका प्रकार, इसका आकार, या उसका पूरा संगठन कैसा है, उसमें पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, पढ़े लिखे कितने लोग हैं, कम पढ़े लिखे कितने लोग हैं, है ना, किस किस उम्र के लोग हैं, उम्र में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, पूरा जो जिसको कहते हैं ना, तो ये पूरी जो डेमोग्राफी है वो किस तरह की है, ये सारी चीजें हम जनसंख्या संगठन में देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल ये बड़ा प्रासंगिक बना हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर मानव विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ये तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से छाया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, उसको भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। और खास करके इसमें महबूब हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उनका एक योगदान है, उसको भी देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें मानव विकास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी बातचीत हम करेंगे। अगला अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं, जिसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। अब आपको पता है कि पूरा जो आर्थिक क्रिया है हमारी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी वो सारी एक्टिविटी जो कि धनोपार्जन के लिए या जीविकोपार्जन के लिए, अपना काम चलाने के लिए व्यक्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। और वो आर्थिक क्रियाएं 3 से 4 भागों में विभाजित हैं, मुख्यतः 3, लेकिन अब चतुर्थ श्रेणी भी उसमें आने लगी है। तो उसमें एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया में वो सारी एक्टिविटीज जो कृषि और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज से जुड़ी है, यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, ये सारी चीजें, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सारी चीजें हम प्राथमिक क्रियाओं में देखेंगे। इसका क्या शेयर है, इसका क्या योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में, उस पर भी बातचीत करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जो विनिर्माण से संबंधित हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हैं, जो प्राथमिक क्रियाओं से होने वाले कच्चा माल का इस्तेमाल करके पक्के माल में बदलते हैं, यानी इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में चेंज करना, है ना, तो मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं में बदलना, ये सारी चीजें कहां आती हैं? द्वितीयक क्रियाएं, जिसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। महत्वपूर्ण है, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक, इसके बाद आता है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, ये एक में देखेंगे। तृतीयक बेसिकली जो है ये सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो द्वितीयक है वो विनिर्माण से जुड़ा हुआ है और तृतीयक एक्टिविटी सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो सर्विसेज हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सहयोग प्रदान करने के लिए, उन क्रियाओं को ठीक तरीके से चलाए रखने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक क्रियाकलाप है, वो तृतीयक वस्तुएं में आती हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए कि प्राथमिक क्रियाओं में जैसे मान लीजिए गन्ना या कोई फल का उत्पादन कर दिया गया, अब उसको ढो के गांव से बाजार तक ले जाना है, तो आपको क्या चाहिए? परिवहन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो क्या है? तृतीयक सेवा है। सही चीजों को गिन के खाता बही बनाने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए, वो अकाउंटेंट क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, तृतीयक क्षेत्र में चला जाएगा। सभी चीजों का सूचना आदान प्रदान करने के लिए क्या चाहिए कि कितना माल बन गया, कहां से आना है, सब टेलीकम्युनिकेशन से होगा, संचार की क्रांति से होगा, क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सहयोग प्रदान करने के लिए, उनको और सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो तृतीयक है। चतुर्थक में अन्वेषण और नए नए टेक्नोलॉजीज की बात होगी, उसको चर्चा करेंगे हम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और ये आज के दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसको कह सकते हैं कंटेम्पररी या प्रासंगिक बना हुआ है, समकालीन बना हुआ है, क्योंकि इस पर आधारित पूरी दुनिया हो गई है। आपको पता है, अगर आप दुनिया से बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन हटा दें तो आप महसूस करेंगे कि आप हड़प्पा की सभ्यता में चले गए, है ना। कहने का अर्थ यह है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में शेयर इसका भारत के जा रहा है। यानी भारत की जो कुल जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें सबसे कम लोगों को साथ रखते हुए भी सबसे ज्यादा इसका क्या है, कह सकते हैं कि शेयर जा रहा है, सबसे ज्यादा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, अब आइए परिवहन, अच्छा कम लोगों को नहीं, लोगों को भी ज्यादा ले रहा है। कहने का अर्थ यह है कि इसका लोगों को भी ज्यादा ले रहा है, लेकिन जितना कृषि पर डिपेंडेंट लोग हैं इतना इस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूशन, इसका जो उत्पादन है, इसका जो जीडीपी में कह सकते हैं कि योगदान है, वो सबसे ज्यादा चल रहा है। चर्चा करेंगे डिटेल में इसको। फिर एक चैप्टर देखेंगे परिवहन और संचार, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना, या ट्रांसपोर्टेशन के परिवहन के क्या क्या माध्यम हैं, कौन कौन से अंग हैं, और संचार के क्या क्या माध्यम हैं, कौन कौन से अंग हैं कम्युनिकेशन के, ये सारी चीजें देखेंगे। कैसे इनका एक दूसरे से सामंजस्य बैठता है, कैसे ये अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये पहले वाले सिद्धांत वाले पार्ट का, पहले वाली बुक का है ये, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेंड भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया भर में व्यापार किस तरह से हो रहा है, व्यापार करने से, जब दुनिया में जब वैश्वीकरण नहीं था तो क्या स्थिति बनी, वैश्वीकरण के बाद कैसे व्यापार बदला, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या भूमिका निभा रहा है, भारत विश्व व्यापार में कहां खड़ा है, कितना शेयर है, कौन कौन से उद्योग हैं जो भारत विश्व व्यापार में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दुनिया भर में कौन कौन से उद्योग हैं जो विश्व व्यापार में लगे हुए हैं। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाले चैप्टर में देखेंगे, जो अध्याय 9 में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए एक बार और महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है मानव बस्ती। तो मानव बस्ती में देखेंगे कि लोग किस तरह पर रह रहे हैं, उनका जो हैबिटेट है वो कैसा है, कहां कहां किस किस तरह से लोग रह रहे हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं, किस तरह के मकान हैं, किस तरह की बस्तियां किस तरह से बसती हैं, किस तरह के घर बनाए जाते हैं, कहां किस तरह से बस्तियों के बसने का जो प्रकार है वो कैसा है, किन कोणों पर बस्तियां बसाई जा रही हैं, ये परेशानी का सबब कैसे बन रही है और उसका समाधान क्या बन रहा है, ये सारी चीजें हम मानव बस्ती में देखेंगे। तो इन 4 इकाइयों में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो है, यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो खंड क हो गया, पहला हो गया। उसके बाद जो इसमें शुरुआत होगी वो होगी खंड ख की, और वो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी कुछ चैप्टर्स कॉमन है, कुछ चैप्टर्स अलग हैं। अब अगर इकाई 1 की बात करें तो इसमें भी पहला चैप्टर वही है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। लेकिन इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। आपको पता है कि सबसे हाल फिलहाल की जो जनगणना है 2011 की है, 2021 की तो आने वाली है। ठीक है, तो इस जनगणना के अनुसार क्या क्या स्थिति है जनसंख्या की, वो सारी चीजें देखेंगे। प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, किस तरह का हैबिटेट है, लोग कहां कहां कैसे रह रहे हैं, उसके प्रकार क्या हैं, क्यों उस तरह से रह रहे हैं और उसका क्या परिणाम हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं झुग्गी बस्तियां हैं, कहीं बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं,
हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र है, किस किस तरह से ये चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। यहां हम ह्यूमन डेवलपमेंट की फिर बात करेंगे, मानव विकास की फिर बात करेंगे कि भारत में मानव विकास की स्थिति क्या है। नीति आयोग के जो अलग अलग इंडेक्सेस आ रहे हैं, जो अलग अलग सूचकांक आ रहे हैं, उसमें भारत किस तरह से अलग अलग राज्य उसमें ऊपर जा रहे हैं। पूरे विश्व लेवल में मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है, चलिए बताइए। दूसरे इकाई में देखेंगे मानव बस्तियां, ये भी, लेकिन क्या है इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा भू संसाधन तथा कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ज्योग्राफी की बात हो और ह्यूमन और लैंड रिसोर्स की बात ना हो, एग्रीकल्चर की बात ना हो, तो अधूरा है। जो पूरा प्राथमिक क्षेत्र है भारत का, जो पूरी प्राथमिक क्रिया है वो यहां से है। लगभग 55 से 60% लोग आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर हमारे यहाँ बेस्ड हैं। तो कृषि किस प्रकार की है, मिट्टियां किस तरह की हैं जो अलग अलग कृषि को सपोर्ट कर रही हैं, उत्तरी भारत की कृषि किस पर आधारित है, दक्षिणी भारत की कृषि कैसी है, पहाड़ी इलाके और नॉर्थ ईस्ट में कृषि की क्या स्थिति है, ठंडे प्रदेशों में कृषि किस तरह की पाई जा रही है, कृषि से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं, कृषि से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फसलें किस तरह की होंगी, जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स, ये एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि जल संसाधन का मंत्रालय है भारत में। तो जल संसाधन की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, जो हरित क्रांति हुई थी उसका जल संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ा। खैर, जल संसाधन को बनाए रखने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ, क्या क्या इस पर काम किया जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स, हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो मिनरल्स या खनिजों का जो वितरण है, यानी कि जमशेद आप जो झारखंड का इलाका ले लीजिए, उड़ीसा का इलाका ले लीजिए, है ना, इसके अलावा दक्षिण भारत का कर्नाटक का इलाका ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में कोयले के कुछ, तो आसाम में चले जाइए तेल के मिलेंगे। तो अलग अलग जगहों पर किस किस तरह के खनिज भारत में पाए जा रहे हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि ये वितरण कैसा है, कहां किस तरह के खनिज पाए जा रहे हैं, उन खनिजों का कितना भारत उत्पादन कर रहा है, क्या ऐसे भी कोई खनिज है माइका जैसे जो भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये सारी चीजें देखेंगे। और ऊर्जा, एनर्जी किस तरह से हमें मिल रही है, केवल जो हमारा पन बिजली परियोजना है यानी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा टाइडल एनर्जी से भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सौर ऊर्जा में आपको पता है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो पूरा या इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक हुआ है जिसमें भारत और फ्रांस नेतृत्व कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा पर भारत की क्या आगे रणनीति होनी चाहिए, हमने ये घोषणा की है कि हम कुछ पर्टिकुलर गीगावाट तक हम क्या करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि जो नए तरीके के सौर ऊर्जा हैं और विंड एनर्जी हैं, इनके द्वारा यूज करके हम बिजली बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पूरी प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद निर्माण उद्योग की बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है कि निर्माण उद्योग में हमारे यहाँ किस किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ उसका वितरण है, सब देखेंगे। और भारत के संबंध में नियोजन यानी प्लानिंग और सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिंग क्या है, यानी जो ये विकास है, ये विकास कहीं एक दिशा में तो नहीं जा रहा है, ये विकास ऐसा तो नहीं है कि आने वाले भविष्य में बाकी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। तो सतत पोषणीय विकास यानी ऐसा विकास होना चाहिए कि भविष्य के संसाधनों को नुकसान न पहुंचे, भविष्य में आने वाले खतरों को टाला जा सके, भविष्य में भी संसाधनों की रक्षा की जा सके, इस तरह की प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग के लिए पहले हमारा योजना आयोग था, अब नीति आयोग आ गया है। उसके बाद इस प्लानिंग को किस तरह से बनाया जाए कि सतत पोषणीय विकास चलता रहे, ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमको क्या करने हैं, इस भूगोल के पार्ट में देखने हैं। जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है, ये आपके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुल मिला के वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रख के अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। अगली इकाई है परिवहन तथा संचार। एक बार फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बात आएगी कि भारत में जैसे रेलवे है, उसके कितने जोन हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, बस सर्विस और रोड की सर्विस, रोडों का जाल कैसे है, ये सारी चीजें देखेंगे। कम्युनिकेशन में हमारे यहाँ किस किस तरह के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में भारत, आपको पता है कि आईटी सेक्टर में भारत का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो क्या इसका संदर्भ है देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत कहां खड़ा है, कैसे हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, कैसे हमारे क्या क्या मुद्दे हैं जो WTO के हैं, कौन कौन से वो फैक्ट इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से वो एरियाज हैं जो हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूत बना रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को हम चर्चा करेंगे जो दुनिया भर में इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, तो वो एनसीईआरटी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है और महत्वपूर्ण कंसेप्ट हो जाता है आपकी पूरी कक्षा के लिए। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। अब बात आती है कि सर
कवर कैसे करेंगे आप? तो कवर करने के लिए सबसे पहले तो हम हर चैप्टर को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है? कि जैसे मान लीजिए अगर एनसीईआरटी में 10 टॉपिक हैं या आपके चैप्टर से 10 टॉपिक बनते हैं, तो हम सभी टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप छोटे छोटे टॉपिक्स को विस्तृत रूप से समझ सकें, आसानी से पकड़ सकें, ठीक? उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन भी आपको कराएंगे, यानी एक बार अगर आप बैठे तो आपका पूरा चैप्टर एक साथ क्लियर हो जाए, उसमें कहीं कोई समस्या ना हो। इतना ही नहीं, इसके बाद हम उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 से 25 एमसीक्यूज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देंगे। इससे दो फायदा होगा, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई से पढ़ रहे हो, जो भी एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं, ठीक है? आसानी से उन एमसीक्यूज को देख सकते हैं, क्योंकि उन एमसीक्यूज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बचेगा नहीं। और उन एमसीक्यूज से अगर आपको बड़े आंसर्स भी लिखने हैं तो फैक्ट याद करने जरूरी हैं। आप जब भी ज्योग्राफी का आंसर लिखेंगे तो कौन सा मिनरल कहां पाया जा रहा है, कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, भारत कैसा उत्पादन कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जनसंख्या में क्या स्थिति है। तो ये फैक्ट आपको याद रहेगा, तभी आप आंसर भी लिख पाएंगे, तभी आंसर का वजन बढ़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एमसीक्यू का ये महत्वपूर्ण फायदा है। दूसरा हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अच्छा आंसर मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकें, जिससे आप बेहतरीन तैयारी करके अच्छे आंसर्स एग्जामिनेशंस में लिख सकें, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी कराऊंगा, जिसमें ये कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे जो आगे पूछे जा सकते हैं, संभावित हो सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको सभी चैप्टर्स की मिलने वाली हैं और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए लागू है। हमारी कुछ हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस आ चुके हैं, आप जरूर उसको भी पढ़ते रहिए, आगे भी मैं उसको देता रहूंगा, अर्थशास्त्र भी मिलेगा। लेकिन भूगोल के संदर्भ में मैं ये बताना चाह रहा था कि इस पैटर्न पर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। सबको बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर भूगोल की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, कक्षा 12 के लिए। खूब मन लगा के पढ़िए, कोई समस्या हो, कोई आपकी और मांग हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अब कक्षाओं में अगले चैप्टर्स को लेकर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेकर। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।